पूरे देश की किसानी बर्बाद कर हम अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। वो हमारी रीढ़ किया कि आप अब उनको मार रहे हो और फिर आप कह रहे हो वन फोन करो। मेरी सरकार से ये विनती है कि वो तीनों बिल को वापस ले ले। नमस्कार, देश की बात में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के 70 दिन हो रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा से कई चीजें तय हुई हैं। दिल्ली की किलेबंदी पूरी हो चुकी है। कोई भी सीमा हो, गाजीपुर, सिंघू या टिकरी, हर जगह सड़कों पर कीलें बिछी हैं, कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गई हैं, कटीली तारें फैलाई गई हैं। मकसद पुलिस जो बताती है कि दोबारा दिल्ली में कुछ गड़बड़ न हो पाए, इसलिए। इस बीच 26 जनवरी की हिंसा में शामिल मुख्य आरोपियों की खोज खबर देने वालों को इनाम का भी ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ किसान और उनके नेता अलग अलग जगहों पर पंचायत और महापंचायत कर रहे हैं। आज की जींद की महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग दोहराई गई और भी मांगे रखी गई। और इस सब के बीच राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार मान गई। इसके लिए 14.5 घंटे का वक्त दिया और चर्चा शुरू हो गई। सब पर विस्तार से देखेंगे खबर देश की बात में। तो सबसे पहले बात जींद की। आज की जींद की महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग फिर दोहराई गई। टिकैत ने भारी भीड़ से कहा, हमें आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब जब राजा डरता है, जब जब राजा डरता है, कटीले तार जो हम अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था। उन तख्तों को पार कर लेकर जाएंगे हम। ये खाप पंचायत ने निर्णय कर लिया था कि उनको लेकर जाएंगे और सोरम के चौपाल में उनको रखेंगे। उनकी हिम्मत ये किले गाड़ कर रखोगे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा और उसके ऊपर कोई जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी से कानून बना लो। हमारा जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा, न हम युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, उन्हीं घोड़े का लड़ाई ले जाएगी। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको दिल्ली कोच करने की अभी जरूरत नहीं, आप स्टैंड बाई में रहेंगे। और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली का, जो जींद पहुंचे थे इस महापंचायत को कवर करने के लिए। गजाली, कई बार जब इन किसानों की बात होती है तो कहा जाता है कि एक बड़ा छोटा सा परसेंटेज है जो कि विरोध कर रहा है कृषि कानूनों का। तो जींद में जो महापंचायत हुई, वहां पर पहुंचने वाले कौन थे? क्या किसी पार्टी के वर्कर थे? क्या किसी लालच में वहां पहुंचे थे या खुद ही आए थे? किस तरह की भीड़ दिखी आपको? देखिए, भीड़ जो है हरियाणा के हर महापंचायत में आसपास के गांव के लोग ही होते हैं। और आज की भी महापंचायत में जींद के आसपास के जो ज़िले हैं, आसपास के जींद ज़िले के जो गांव हैं, उन सभी गांव से लोग यहां पर महापंचायत में आए थे।
और इस महापंचायत की सबसे ख़ास बात ये होती है या जो डेवलप हो रही है कि किसान या फार्मिंग जो है एज एन आइडेंटिटी वो उभर कर सामने आ रही है। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता भी अगर है, कई लोगों से हमने बातचीत की जिसमें से उन्होंने कहा कि 2019 में विधानसभा हरियाणा के चुनाव हुए थे और लोकसभा का भी चुनाव हुआ था। कई महिलाएं, कई लोग गांव के ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ, हमने जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उसको वोट दिया था। कई लोगों ने ये भी कहा कि हमने भाजपा को भी वोट दिया था। लेकिन आज हम ना किसी पार्टी के समर्थक हैं, ना हम किसी पॉलिटिकल क्लास से अपने आप को अटैच करना चाहते हैं। हम किसान हैं, हमारी आइडेंटिटी किसान की है या हम गाँव वाले हैं। तो हर एक के ज़बान पर सिर्फ वही एक स्लोगन था कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद या किसानी जिंदाबाद, या इस आंदोलन को लेके जितने भी लोग थे वहाँ पर, उनके बयान, उनके विचार और उनसे बातचीत करने पे यही सामने आया कि इस महापंचायत में किसी लीडर ने किसी को नहीं बुलाया था। सबसे बड़ी बात यह है, किसी पॉलिटिकल लीडर ने या इवन कि किसी फार्म यूनियन के लीडर ने ये कॉल नहीं दी थी। ये कंडेला गांव जो है हरियाणा का, जींद ज़िले का, उसने ये कॉल दी थी क्योंकि इसी गांव से राकेश टिकैत के लिए सबसे पहले सपोर्ट हुई, इसलिए ये मशहूर हुआ। और कंडेला गांव के खुद की अपनी हिस्ट्री है कि कैसे इसने फार्म एजिटेशन के थ्रू बड़े बड़े हरियाणा के लीडर्स को घुटने टिकाए हैं। यहाँ पर जो ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा में, तो उस वक्त भी इन्होंने ऐसा विरोध प्रदर्शन किया था जब बिजली बिल की मांग हो रही थी कि बिजली को माफ किया जाए। तो आज भी जितने लोग थे वहां पर, उसमें से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर था भी तो वो खुद को एक गांव का आम किसान या खुद को एक गांव वाला कहकर खुद का तारुफ करा रहा था या इंट्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ना जिक्र हुआ, ना चर्चा हुई, ना लोगों में कोई ऐसी दिलचस्पी दिखी कि वो अपने आप को किसी सियासी पार्टी से रिलेट करके बताएं। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद गजाली इस पूरी जानकारी के लिए। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी से अगर किसी ने कभी किसी को वोट भी दिया होगा, उससे खुद को यहाँ पर आइडेंटिफाई लोग नहीं कर रहे थे, बल्कि एक किसान के तौर पर यहाँ पर जमा हुए थे। और इस सब के बीच दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर जैसी किलाबंदी की है, उससे 100 कदम का फासला भी कई किलोमीटर में बदल गया। ये तस्वीरें आपको हम सिंघू बॉर्डर की दिखा रहे हैं। बाढ़ के एक तरफ आंदोलनकारी किसान हैं, दूसरी तरफ पुलिस वाले हैं। पुलिस ने क्रेन से NH-44 खोलकर बड़े बड़े नुकीले सरिये लगा दिए हैं। मीडिया को भी अब कवर करने से वहां पर रोका गया है। और ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि किस तरह से किलेबंदी जो है राजधानी दिल्ली की, वो लगातार हर दिन जारी है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला को करीब 6-6.5 किलोमीटर चलना पड़ा पुलिस की ये सब तैयारी दिखाने के लिए। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं, लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँचे हैं। और ये देखिए, पूरी कंक्रीट की दीवार बना दी गई है और उसके ऊपर कांटे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है और खुदाई की जा रही है, और खुदाई करके ये देखिए ये कागज़ से और ये जो कपड़े से ढके गए हैं, ये लोहे के सूजे हैं जिसको ढक दिया गया है। और एक और जो है सड़क की खुदाई की जा रही है और इसके आगे एक और दीवार बनाई जाएगी। देखिए, कंक्रीट की दीवार बना दी गई है। अगर आपको यहाँ पर महसूस ये होता है कि किस चीज़ के लिए तैयारी की जा रही है, जाहिर सी बात है यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट के अलावा आप देखेंगे दिल्ली पुलिस किस तरीके से तैयारी कर रही है। एक कंक्रीट की दीवार बनाई गई है। देखिए, लोहे की सलाखें देखिए आप, कि अगर वो यहाँ से कोई घुसना भी चाहे तो लोहे की सलाखें हैं इतनी बड़ी बड़ी, उनको नुकीली करके लगाया गया है। वो किसी के घुस भी सकती हैं, लग भी सकती हैं। लेकिन ये सारी तैयारी जो है दिल्ली पुलिस कर रही है सिंघू बॉर्डर पर। मीडिया को भी यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। हम लोग भी लगभग 6.5 किलोमीटर घूम करके यहाँ पर पहुँचे हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सोचिए, ये हाईवे है जिसको खोदा जा रहा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है जिसको खोदा जा रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये दीवार टूटनी चाहिए थी, ये दीवार अविश्वास की दीवार टूटनी चाहिए थी। लेकिन ना कहीं इन दीवारों पर और कांटे लगा करके, ये लोहे के सरिये लगा करके इस दीवार को और गहरा कर दिया गया है और ज़्यादा खाई है वो बड़ी कर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि खाई पटनी चाहिए थी और खाई पटनी चाहिए थी विश्वास से। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो दिल्ली की सीमाओं पर बस इतना नहीं हुआ है कि एक ही सीमा बंद की गई है, बल्कि हर सीमा जो है इस तरह से वहां पर हो रहा है। गाजीपुर पर भी यही हो रहा है और ये हर जगह पानी की किल्लत है। और जब पानी काटा गया, पानी के टैंकर आने से रोके गए, तब राकेश टिकैत ने पानी लाने की भी अपील की थी। अब कृषि कानून के खिलाफ बुलंदशहर से गाजीपुर बॉर्डर के लिए किसानों की पदयात्रा रवाना हुई है।
पानी लेकर रवाना हुई है और ये किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकल गए हैं। शिकारपुर से शुरू हुई पदयात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं, देशभक्ति के गीत गा रहे हैं और गाजीपुर बॉर्डर की तरफ लगातार चलते जा रहे हैं। और राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने बयान दे रही हैं। आज कांग्रेस के राहुल गांधी ने बयान दिया, कहा कि किसान पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा, बेहतर है आज हट जाएं। उन्होंने पूछा कि सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है, क्या सरकार किसानों से डरती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि किसान देश की ताकत है, सरकार का काम इनसे बात कर समस्या को सुलझाने का है, डराने का नहीं। सरकार, सबसे पहला सवाल, सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। आई फील दैट दिस इशू नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू लिसन, बिकॉज किसान आर नॉट गोइंग अवे। मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। और जब भी किसान आंदोलन की बात हो रही है, 26 जनवरी की जो हिंसा थी वो घटना भी इसके साथ जुड़ गई है। अब इसमें शामिल लोगों का सुराग देने वालों को दिल्ली पुलिस इनाम देगी। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह पर 1-1 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। जगबीर सिंह, बूटा सिंह पर 50,000 का इनाम रखा गया है, जबकि सुखदेव सिंह, इकबाल सिंह, इन पर भी 50,000 का इनाम है। इनके बारे में कोई भी जानकारी देने पर ये इनाम मिलेगा। और सीधा रुख करते हैं मुकेश सेंगर का, लगातार नजर रखे हुए हैं इस पूरे डेवलपमेंट पर। मुकेश, दिल्ली पुलिस के पास तो कई तरह के टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी हैं, तो जहां तक दीप सिद्धू का सवाल है, इतने फेसबुक लाइव करते लगातार नजर आता है, तो क्या उसको ट्रेस भी नहीं पुलिस कर पा रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो हिंसा हुई है 26 जनवरी को, उस मामले में 44 केस दर्ज किए हैं और 120 लोग जो है 122 लोग अभी अरेस्ट हुए हैं। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं वो दीप सिद्धू है, बूटा सिंह है, इकबाल सिंह है। ये सारे लोग जो हैं जो मुख्य आरोपी हैं, जिन पर पुलिस ने 1-1 लाख रुपए और 50-50 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है। ये कुल 8 लोग हैं जिन पर इनाम रखा गया है। पुलिस के मुताबिक जो दीप सिद्धू है वो लगातार अपनी जो लोकेशन है उसको चेंज करता जा रहा है। वो उसने कुछ फेसबुक से लाइव किए हैं जिसमें उसने सरेंडर करने की बात कही थी, लेकिन वो लगातार लोकेशन चेंज कर रहा है और पुलिस टीम जहां पहुंचती है वो वहां पहुंचने से पहले वहां से गायब हो जाता है। तो उसकी तलाश के लिए पंजाब के कई शहरों में जो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो छापेमारी कर रही हैं, लेकिन इसके बाद भी वो पकड़ा नहीं जा सका है। तो पुलिस ने फिलहाल उसका सुराग देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है और बाकी जो लोग हैं 8-7 आरोपी और हैं, उनका सुराग देने पर भी 50-50 हजार रुपए और 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। तो दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि इसको पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस का दावा यह है कि फिलहाल वो लगातार लोकेशन चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस के हाथ अभी ये लोग नहीं लग पाए हैं, इसीलिए ऐलान किया गया है कि इनकी जानकारी देने वालों को नगद इनाम दिया जाएगा। और देश की बात में एक ब्रेक लेते हैं, आगे देखेंगे कैसे पंचायत की ताकत मजबूत कर रही है किसानों को। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हो रही पंचायतों से गाजीपुर बॉर्डर में चल रहा किसान आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है। क्या खाप और किसान पंचायतें कृषि कानून के खिलाफ एक कारगर रणनीति के तौर पर साबित हो रही हैं? देखिए गाजीपुर बॉर्डर से रवीश चंद्रन शुक्ला की ये रिपोर्ट। एक तरफ नेताओं के बीच कृषि कानून पर संसद में चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में जगह जगह पंचायत हो रही है।
इन सब के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान आ रहे हैं और सरकार के अगले दांव का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ किसान आंदोलन पर नेता राजनीति का चौसड़ खेल रहे हैं और दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर ये किसानों का चौसड़ चल रहा है। ये आप देखिए कि इस चौसड़ के खेल में क्या किसान बाजी मारेगा या सरकार बाजी मारेगी, इस पर कहना मुश्किल है। लेकिन ये सारे लोग जो है वो गाजीपुर बॉर्डर पर जुटे हुए किसान हैं और खास बात ये है कि ये किसान मेरठ के हस्तिनापुर से आए हैं। दादा, एक तरफ चौसड़ चल रहा है आप लोगों का और एक तरफ नेता चौसड़ खेल रहे हैं, किसकी जीत होगी? देखेंगे, इसी में देखेंगे क्यों होगी। जीत होगी किसानों की जीत। अच्छा, हाँ, किसानों की जीत होगी, इसमें सरकार की जीत नहीं होगी। चौसड़ का खेल बड़ा जटिल खेल है, बहुत जटिल खेल है ये। सरकार इसका फंसेगा ना, फंसता तो इसका हम ही जानेंगे ना। उधर राकेश टिकैत के पक्ष में हो रही पंचायतें लगातार किसानों को एकजुट कर रही हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त जिन पंचायतों ने किसानों को बांटा था, अब हो रही पंचायतें सौबीर सिंह, कमरुद्दीन और प्रगट सिंह जैसे लोगों को जोड़ रही हैं। किसानों का कहना है कि पंचायतों से राजनीतिक दलों में बटा किसान एक हो रहा है। यो हमने बिल्कुल नजदीक, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, वही पंचायत हुई। और मैं आपको एक बात और समझा देना चाहता हूँ। अगर आपका यही सवाल है कि हिंदू मुस्लिम, हम तो कहेंगे इन्होंने कराया था। अगर हमारे भाईचारे में कोई फासला आया भी था, अब हमारा बिल्कुल दूर हो गया। और हमारी परीक्षा हुई, किसान की परीक्षा हुई, चौधरी राकेश टिकैत की परीक्षा हुई, जिसमें राकेश टिकैत जी है अपने किसानों के लिए बिल्कुल सफल हुए। और एक नारा आया और उससे रात रात में आपने सब कुछ देखा है। 8 घंटे के अंदर वो भाईचारा बिल्कुल एक मुश्त। अच्छा, जो मुजफ्फरनगर आप दंगा बता रहे हैं, इससे हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, न जब पड़ा था। ये कुछ ही चंद लोग थे जिन लोगों ने हमें आपस में भिड़वाने की कोशिश की थी और उसमें कुछ ही लोग रह गए थे। बाद में पंचायतें हुई, ठीक बात है, लेकिन उससे हम पर आज न जब कोई प्रभाव पड़ा था, न आज पड़ा है। ये मीडिया ने थोड़ा सा, जो गोदी मीडिया है ना, उन लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, लेकिन हम पर आपस में भाईचारे में अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और न आगे पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान में पहले से भाई भाई रहे हैं और आगे भी रहेंगे और आज भी हम एक ही हैं बिल्कुल। लेकिन क्या राकेश टिकैत के पक्ष में केवल जाट ही पंचायत कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने अलग अलग किसानों से बात करने की कोशिश की। पंचायतों में जो किसान को एक किया जाता है और उसे समझाया जाता है कि ये इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, ये समस्याएं किसान के साथ में आ रही हैं, तो उसके लिए पूरे देश के दौरा करके हमारे नेताओं को, किसानों को एक किया जाता है। और जिस दिन ऐलान होता है कि उस दिन हम सब एक जगह इकट्ठे होंगे, वो सारे किसान पूरे देश के इकट्ठा हो जाते हैं। अच्छा, तो पहले आप लोग जो पंचायत करते हो, वो मतलब कि कई सारी जगहों पर पंचायत आप करते हैं, फिर अगर कभी ऐलान हुआ तो पंचायतें इकट्ठा होकर एक जगह पर आ जाएंगी। वो एक जगह पर आ जाएंगे, इस देश का किसान एक हो जाता है। अच्छा, तो उससे जो है सरकार और देश ये चीज देखता है कि किसान सारा आज एक है, उसका प्रभाव पड़ता है। परसों बजट आया, उसको भी आप जो है देख सकते हैं। ये नहीं चाहते कि किसान अपनी बेटी का हाथ पीला कर पाए, ये नहीं चाहते कि किसान अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा पाए, ये नहीं चाहते हैं कि किसान का बच्चा खुशहाल रहे, ये नहीं चाहते हैं कि किसान का परिवार खुशहाल रहे। ये किसान की खेतों को लेना चाहते हैं, किसान के पानी को लेना चाहते हैं, ये किसान का मालिकाना हक छीनना चाहते हैं। और ये मालिकाना हक को, हमारा मालिकाना हक इस सरकार के पास न चला जाए, उसी की लड़ाई है। हम अपने किसान मालिकाना हक मांग रहा है। हम बागी बलिया की धरती से, बलिया से आए हैं, ये बताने के लिए कि बागी बलिया का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक किसान इस आंदोलन में साथ है। बलिया में भी जगह जगह जो है प्रदर्शन हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार किसानों को रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पंचायतों में उमड़ रही भीड़ ये दिखा रही है कि ये पंचायतें किसान आंदोलन को एक नई ताकत दे रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर से राहुल और एन रवि के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किसानों और कृषि कानूनों का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष के आग्रह पर चर्चा का समय 3 घंटे से बढ़ाकर 14.5 घंटे कर दिया गया है। किसान आंदोलन से निपटने के सरकारी तरीके पर विपक्ष ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर और टीकरी हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, सब पर सड़क खोदकर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं। उससे पहले कांटे लगाए गए। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं है, उससे ज्यादा जबरदस्त सुरक्षा की गई। पाकिस्तान बॉर्डर पे भी ऐसा नहीं है। मैंने तो वो बॉर्डर भी देखी, वहां भी इस तरह का नहीं है। तो ये क्या हमला करने आ रहे दिल्ली पर? किसान आंदोलन के साथ सरकार के सलूक पर विपक्ष काफी उत्तेजित दिखा। राज्यसभा में हंगामा भी हुआ। सवाल गाजीपुर पर कंक्रीट सीमेंट की दीवारें और कीले लगाने से लेकर नए कृषि कानूनों पर उठाए गए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सरकार बजट सत्र के दौरान ही नए कृषि कानून वापस ले और नए बिलों को इसी सत्र में लेकर आए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने तीनों कृषि कानूनों को फौरन वापस लेने की मांग की। किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक हैं। तो अगर सिलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले ले। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष की मांगों को खारिज कर दिया। चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद विजय पाल सिंह तोमर ने दावा किया कि ये तीनों कानून 86% छोटे किसानों के हक में हैं। जो नए कानून आए हैं, मैं मान्यवर इसके साथ ही वैल्यू एडिशन करना। वैल्यू एडिशन हमारे देश में करीब 7% है, जबकि ब्राजील है, यूएस है, फिलीपींस है, बहुत देश है जहां 70% से अधिक वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन के द्वारा किसानों की खेती बढ़ाना, डाइवर्सिफिकेशन करना इन नए कानूनों के द्वारा संभव है। पहले इन बिलों पर सरकार के साथ खड़ी बीजू जनता दल ने अब कहा है कि अगर इन बिलों को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। My appeal to the government would be, you implement Swaminathan Commission recommendation so far as MSP is concerned. Government has been assuring since 1914-15 that farmers' income will be doubled. I would like to know from the government, this is 2021. Heaven would not have fallen if it would have been referred to a select committee of the Rajya Sabha. That was the demand. So, sir, and I think the demand of the opposition at that time has been vindicated by the Supreme Court. May not be a select committee, but the Supreme Court has appointed a committee. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने हंगामा किया और मांग की कि 26 जनवरी के हंगामे के बाद से लापता किसानों पर सरकार तत्काल सफाई दे। तीनों सांसदों को सभापति ने 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। नए कृषि कानूनों पर संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बढ़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष बजट सत्र के दौरान ही नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ी है, जबकि सरकार इन कानूनों को आगे बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। ऐसे में यह गतिरोध जल्दी खत्म होगा, इसके आसार दिखाई नहीं देते। संसद भवन से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीन ट्रायल के प्रतिभागी दीपक मरावी की मौत के मामले में 2 महीने बीतने के बाद भी विसरा रिपोर्ट क्यों नहीं आई? मंगलवार को हमने ये खबर दिखाई तो सरकार हरकत में आई। हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें वो कॉपी लेकर इसकी आए हैं और इस रिपोर्ट से और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल में दीपक मरावी की मौत के 2 महीने बाद आखिरकार एनडीटीवी को उनकी विसरा रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट में 2 बातें कही गई हैं, इथाइल अल्कोहल और ओमेप्रोजोल की मात्रा। डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव राज्य सरकार की उस कमेटी के मुखिया थे जिन्होंने दीपक मरावी की मौत के मामले में प्रोटोकॉल के पालन की जांच की थी। वो फार्माकोलॉजी यानी औषध विज्ञान के प्रोफेसर भी हैं। लिहाजा इथाइल अल्कोहल के साथ ओमेप्रोजोल की गुत्थी सुलझाने हम उनके पास पहुंचे।
क्या इनके कॉम्बिनेशन से कोई पॉइजनिंग हो सकती है क्या? नहीं, देखिए क्या ओमेप्राजोल बेसिकली एसिडिटी की दवा है। जनरली इसको उपयोग करते हैं हाइपर एसिडिटी में या कि पेप्टिक अल्सर के केसेस में, या कुछ लोग इसको अल्कोहल के कारण जो गैस्ट्राइटिस होती है उसके इलाज के लिए भी देते हैं। ये जहर बना सकता है क्या? नहीं, ये जहर नहीं बनाता, और अगर विद इन थेरेप्यूटिक डोज लिया जाता है ओमेप्राजोल तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अब सवाल ये था कि क्या दीपक ने शराब पी थी? परिवार की माने तो जवाब है नहीं। जब से 12 तारीख को वैक्सीन लगवा कर आई थी उसके बाद भारी नहीं निकल पाया वो। तो आप ये कह रहे हैं वो शराब पीते नहीं थे? नहीं, पैसे ही नहीं थे, ना कहीं जाते थे, काम पर जाते थे तो वहाँ जाना बंद कर दिया उन्होंने। हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे 1 जनवरी को डीएसएमबी सदस्यों के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट साझा की गई, जिसमें एक सदस्य ने इसे संभवतः आत्महत्या बताया था। लेकिन क्या पुलिस विसरा और पोस्टमार्टम के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंच सकती है? आखिरकार अगर मामला आत्महत्या का है तो ये तय तो पुलिस ही करेगी, क्योंकि पोस्टमार्टम में किसी बाहरी चोट का जिक्र नहीं है जो अमूमन आत्महत्या से लग सकती है। पुलिस फिलहाल सवाल ही पूछ रही है। We cannot conclusively say it so, but still one thing is very clear कि वो FSL report में mentioned है कि that it is the presence of ethyl alcohol and omeprazole is very much there. We are still making those queries with the medical legal cell and with the doctors in the FSL as to how this combination became poisonous and how it led to the individual's death. So we have received the FSL report and we are still making those queries. एक बात और है, अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि उन्हें दीपक के शराब पीने के बारे में जानकारी नहीं है, न ही किसी पूर्व मेडिकल हिस्ट्री की। जानकार कहते हैं विसरा रिपोर्ट के बाद और भी जरूरी हो जाता है कि मामले की पुख्ता जांच हो, ताकि हर संशय का जवाब और परिवार को इंसाफ मिल सके। आखिरकार अस्पताल का भी कहना था कि वो 7 दिनों तक पूरी खोज खबर रख रहे थे, तो अगर दीपक ने कोई दवा ली थी तो अस्पताल को जानकारी क्यों नहीं मिली? हमने बार बार दोहराया है कि हमें नहीं पता कि मौत की वजह वैक्सीन है या कुछ और, हम ये बता भी नहीं सकते। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के इस बड़े मामले की गुत्थी इतना तो तय है कि उलझी हुई है, केंद्र सरकार को इसे सुलझाना है। विसरा रिपोर्ट के बाद हमने केंद्र, कंपनी दोनों से ईमेल के जरिए संपर्क किया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। एरो इंडिया का पहला दिन देसी लड़ाकू जहाज तेजस के नाम रहा। वायुसेना ने 83 विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए का करार HAL के साथ किया। 3 दिन तक चलने वाले एरो इंडिया में भारत के अलावा 14 देशों के 78 विदेशी एग्जिबिटर आए हैं। देसी लड़ाकू विमान तेजस के लिए 48,000 करोड़ रुपए का इकरारनामा रक्षा मंत्री के सामने। इसके तहत अगले 7 सालों के दौरान HAL 83 विमान बनाएगा, जिसमें 73 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस मार्क 1 ट्रेनर विमान होंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अप्रॉक्सीमेटली 48,000 करोड़ का ऑर्डर इसमें मिला है और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट भारत में भी तैयार होंगे। यह संभावना है कि दुनिया के दूसरे देशों से, फॉरेन कंट्रीज से भी हमको ऑर्डर मिलेगा। कई देशों के सेनाध्यक्ष यहाँ मौजूद थे और विदेशी राजनेता भी। रफाल से लेकर सुखोई सबने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। विदेशी मेहमानों को भी पायलट्स की सूझबूझ और देसी तकनीक खूब भाई। ये प्रदर्शन भारतीय वायुसेना की क्षमता को दर्शाता है। बेहद खूबसूरती से उन्होंने सब कुछ दिखाया। इससे ये भी पता चलता है कि भारत एक शक्ति बन चुका है। इसके जरिए दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा है और एविएशन इंडस्ट्री में बहुत से देशों के लिए ये मददगार साबित हो सकता है। offers a lot of good.
सूर्य किरण और सारंग की कलाबाजी ने एक बार फिर सबों का दिल जीत लिया। कोरोना संक्रमण काल में होने वाला ये पहला एरो शो है। दुनिया के कई देशों ने बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए कोरोना की वजह से, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने ठाना और इसे कर दिखाया। एयरफोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में आज इतना ही। नमस्कार।